अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पुराने क्रिमिनल कानून का वक्त अगर हम कहें कि पुराना हो गया तो ये गलत नहीं होगा। अब है यकीनन कानून सख्त करने का ज़माना। वफाकी काबीना ने ज़ाब्ता फ़ौजदारी, ताज़ीरात पाकिस्तान और कानून शहादत में लगभग 700 से ज़ायद तरमीम मंजूर करके इन्हें बाकायदा मंजूरी के लिए पार्लियामेंट भी भिजवाया है। यकीनन ये हुकूमत का बहुत अच्छा काम है। वज़ारत कानून बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट लाने की वजह बताते हुए ये कहा कि पाकिस्तान में जो फ़ौजदारी कानून है ये अंग्रेज़ों के दौर का बनाया हुआ है, जो एक सदी से भी ज़्यादा पुराना है, और इसमें खामियों की वजह से अमीर और जो बाअसर तबका है, बाअसर अफराद हैं, ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। क्या कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, ज़रा ये देखिए। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक कोशिश की गई है रूल ऑफ लॉ की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना और फिर सिविल प्रोसीजर कोड जो पहले कर चुके हैं। इसका मतलब कि हम एक रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं। इसका सारा मकसद ये है कि आम आदमी के लिए इंसाफ फराहम किया जाए और ताकतवर को कानून के नीचे लाया जाए। अब नाज़रीन, वज़ारत कानून की तरफ से पेश की जाने वाली जो तजवीज़ हैं उनमें FIR का अंदराज जो है ये फ़ौरी होगा। कानून शहादत में वीडियो और ऑडियो को मस्तनद होने की सूरत में काबिल कबूल समझा जाएगा। जो फ़ौजदारी मुकदमात हैं इनका फ़ैसला 9 महीनों के अंदर अंदर किया जाएगा। तफ्तीश 45 रोज़ के अंदर मुकम्मल करना होगी। दरख्वास्त ज़मानत या बरियत को ज़ेर इल्तवा नहीं रखा जा सकेगा। अदालत 3 दिन से ज़्यादा के लिए केस को मुलतवी नहीं करेगी जब तक कि गैर मामूली रीजंस ना हो, गैर मामूली वजूहात ना हो। गैर संजीदा मुकदमेबाजी पर सेशन कोर्ट 10 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकेगी। ख़वातीन की जासूसी, उन्हें हिरास करना, कारोकारी जैसे केसेस में जज साहिबान जो हैं हाई कोर्ट को माहाना रिपोर्ट भिजवाने के पाबंद होंगे। जबकि वज़ारत कानून ने ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान में 16 तब्दीलियाँ करते हुए 4 नई दफ़ात भी शामिल की और 12 दफ़ात में तरमीम की हैं। मगर इन तरमीम को लेकर हुकूमत और जो वकला बिरादरी है इनके दरमियान एक तनाज़ा पैदा हो गया है। वकला बिरादरी ये कह रही है कि वज़ारत कानून ने उनसे मुशावरत नहीं की, उनको एतमाद में नहीं लिया और उसके बग़ैर ही ये सारा प्रोसेस किया है। ये बड़ी तनकीद की जा रही है एहसन बहन की तरफ से भी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब पर। अब नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत ने क़वानीन में तरमीम करने के लिए ज़ाहिर है हुकूमत का इरादा है, हुकूमत ने तो कमर कस ली है, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाते हुए इस अज़म का इजहार किया कि अदालत पर जो केसेस का बोझ है ये कम करना है। यकीनन एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इस पर हमने बात करनी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट नए अज़म के साथ मैदान अमल में है। दूसरी तरफ इसके एक फ़ैसले में हुकूमत की तरफ से गलत और तज़ादात के साथ जोड़ा जा रहा है और वो केस है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का केस है। चंद रोज़ पहले इस पर तफसीली फ़ैसला आया जिसको वज़ारत कानून की तरफ से इसको कॉन्ट्राडिक्टरी कहा जा रहा है। क्या वजह है, क्यों हुकूमत इस फ़ैसले से राज़ी नहीं है, क्या इख्तलाफात हैं, इन्हीं सारे इशूज़ पर मुझे बात करनी है। मुझे वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना आपसे ये चाहती हूँ कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का डिटेल जजमेंट आई है इसको आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ किन वजूहात की बिना पर आप कह रहे हैं कि इस फैसले में तज़ाद हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्यों आपको इससे इख्तलाफात है, तो क्या जवाब है इसका? वालेकुम सलाम और थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, देखिए किसी इंडिविजुअल जज पे कोई तनकीद नहीं है, लेकिन एक दफ़ा जब कोई जजमेंट रिलीज़ हो जाता है, दे दिया जाता है, तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक जो है उस पर विद इन बाउंड्स और विद इन सर्टेन पैरामीटर्स उस पर एक तारीफ़ या क्रिटिसिज्म कर सकती है और उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मैं सबसे गुजारिश करूँगा अवामुन्नास से कि किसी इंडिविजुअल जज की बिल्कुल तज़दीक नहीं करनी, क्योंकि देखें हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमारे जजेस हैं, चाहे कोई भी हो, जब हर तरह से ताज़ीम का जो
रास्ता है उसको हमें तर्क नहीं करना। देखिए अब जो बात है क्योंकि अब ये जजमेंट पब्लिक डोमेन में है एंड विद द हाईएस्ट रिस्पेक्ट, मैं सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट तमाम उन जजेस को शो करना चाहता हूँ जो कि जिन्होंने हमारे फेवर में फ़ैसला पहले भी दिया या हमारे अगेंस्ट दिया, वो तमाम जजेस जिनका लॉन्ग ऑर्डर आ चुका है, वो तमाम जजेस जिनका लॉन्ग ऑर्डर आने वाला है, तो सब के लिए बेपनाह ताज़ीम है और बिल्कुल किसी किस्म की कोई इंडिविजुअल जज के लिए कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। इस जजमेंट में इस तरह की बात यह है कि कोई एहतसाब से बालातर नहीं है। अच्छा, ये तो आपने कह दिया कि कोई एहतसाब से बालातर नहीं है, बट विद द हाईएस्ट रिस्पेक्ट एट माई कमांड फिर ये कहना कि जजों की जो बीवी बच्चे हैं उनसे कोई पूछगछ नहीं की जा सकती। तो मेरे हिसाब से मुझे तो इसमें इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन लगा। और नसीम साहब, जहां उन्होंने ये कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, वहीं अदलिया ने ये भी कहा कि एहतसाब ज़रूरी है, लेकिन ये एहतसाब कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि जो एहतसाब हो रहा था, ये जो सारा ट्रायल हुआ, ये मेरिट पर नहीं था। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप इसको इस तरह देखें कि जो इनिशियली 7 जजेस थे उन्होंने तो फेवर में फ़ैसला दिया, जो 3 जजेस थे उन्होंने डिसेंट किया, और फिर जब ये रिव्यू में ये 6-4 उलट गया, यानी जो 7 की मेजॉरिटी थी वो 4 की माइनॉरिटी हो गई और जो 3 की जो माइनॉरिटी थी वो 6 की मेजॉरिटी हो गई। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई आसान केस था। देखिए केस क्या है, केस इस तरह का है कि एडमिटेडली, और ये एडमिट कर चुके हैं जज साहब कि उनकी बेगम साहिबा के नाम इंग्लैंड में प्रॉपर्टीज़ हैं, थी और हैं। ये भी चीज़ रिकॉर्ड पे आ चुकी है और ये भी चीज़ एडमिटेड है कि बेगम साहिबा ने अपना जो टैक्स रिटर्न फाइल किया उसके अंदर इसको डिक्लेयर नहीं किया, और जो FBR का असेसमेंट ऑर्डर है उसमें भी ये बात आ चुकी है, जिसमें ये बात लिख दी गई है कि बेगम साहिबा जो हैं वो मनी ट्रेल या एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकें कि ये जो प्रॉपर्टीज़ थी किस इनकम से बनाई गई, डिक्लेयर नहीं हुई, और मतलब इनका सोर्स क्या था। तो अगर लेकिन वो ऐसी तो कोई बात में हम सुनते भी रहे कि वो बताती भी रही कि मैं एक अमीर ख़ानदान से हूँ, मैं एक स्कूल में टीचर थी, मुझे विरासत में बहुत कुछ मिला, ये चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश तो की, लेकिन आप बताएं कि ये प्रूव नहीं हो सका क्या? शाजिया साहब ऐसे ही है मेरी दानिश में, और अगेन बिल्कुल मैं किसी इंडिविजुअल फ़र्द की तरफ बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये कहना कि मैं एक बहुत बड़े ख़ानदान से हूँ और मेरे पास बहुत सी विरासत है और मेरे पास बहुत सी ज़मीनें हैं। तो एक्चुअली ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रिकॉर्ड होता है, और उस रिकॉर्ड में अगर कोई इनकम है या ऐसी कोई विरासत है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहती कि जी मेरे पास इतनी विरासत में इतनी ज़मीनें थी, मैंने इन ज़मीनों को बेचकर ये इंग्लैंड में प्रॉपर्टी ली। मैं बखुदा आपको कह रहा हूँ, मैं पहला आदमी होता जो कहता जी ख़त्म करे, या अब इन्होंने दे दिया, बात ख़त्म हो गई। क्योंकि हमारा देखें, डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट द फैक्ट जो कुछ भी हुआ, मैं आज भी यही इस पे कायम हूँ कि अगर उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन है, मनी ट्रेल है, वो अगर आ जाती है तो मैं सबसे पहले ये इनिशिएट करूँगा कि बस बात ख़त्म हो गई। अच्छा, अब बात क्या की जा रही है, जो एक जज साहब हैं जस्टिस आफरीदी, उनका एक इजाफी नोट है। उस इजाफी नोट में तो अच्छा, वो इजाफी नोट कोर्ट का फ़ैसला नहीं है। उस इजाफी नोट में अगर मेरे या इमरान खान साहब के लिए बात की गई है तो जस्टिस फाइज़ ईसा के लिए भी बात की गई है। उसमें लिखा गया है, जो पैरा नंबर रोमन 8 है, उसमें ये लिखा गया है कि आपने जो खुद रिव्यू पिटिशन फाइल की या खुद पिटिशन फाइल की, तो ये कॉन्डक्ट अनबिकमिंग ऑफ अ जज है। उन्होंने तो ये भी फाइंडिंग दे दी। तो वो तमाम लोग जो कि इस इजाफी नोट का सहारा ले रहे हैं, तो फिर ये भी बात दुरुस्त है, वो तो फाइंडिंग आ गई हमारे लिए। तो फिर उन्होंने लिखा कि प्राइमा फेशी और ये लगता है और फिर ये चीज़ देखी जाएगी।
कि 5 साल हो गए, टाइम बार इस पर अप्लाई होता है? जी देखिए, टाइम बार दो चीज़ें हैं। टाइम बार एक तो अप्लाई होता है इनकम टैक्स में, हाँ, लेकिन टाइम बार जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जाए या देखा जाए कि ये प्रॉपर्टी, जैसे नैब है, नैब में इस तरह का टाइम बार नहीं है, इसी तरह डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती है E&D की, उसमें टाइम बार नहीं है। लेकिन इस केस में जो बाकायदा असेसमेंट ऑर्डर है उसको देखा जाए तो उसके अंदर जो इनकम टैक्स अफसर है या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, उसने बाकायदा उसके अंदर रीजंस दिए हुए हैं, वो सेक्शन कोट किया हुआ है कि क्यों ये टाइम बार नहीं है। वो टाइम बार इसलिए नहीं है क्योंकि सेक्शन 111 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसकी 2 शिकें हैं। एक शिक में टाइम बार होता है, दूसरी शिक में टाइम बार नहीं होता। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने कहा कि क्योंकि ये फॉरेन प्रॉपर्टीज़ थी और ये जो है अभी मंजर आम पे आई हैं, तो लिहाजा ये टाइम बार नहीं है। ये उसी तरह की बात है कि कोई शख्स मैं इनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, कोई शख्स जनरली स्पीकिंग अपनी प्रॉपर्टीज़ इस तरह छुपा ले एकदम, और वो मंजर आम पे जब आए तो उस वक्त कहा जाए ये टाइम बार है, और वो फॉरेन प्रॉपर्टीज़ हो तो उस पर टाइम बार का कानून नहीं लगता। तो उसकी फिर जो तरीका था उसकी अपील होती, अपील के बाद वो ट्राइब्यूनल में जाता, फिर हाई कोर्ट में जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता। डायरेक्ट पिटिशन में भी नहीं बल्कि रिव्यू में उसको क्वाश कर दिया सारे को। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट एट माई कमांड, मैं बिल्कुल ताज़ीम और तकरीम के बाद ये कहता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। ये हो सकता था कि कोई और तौजी दी जाती और रीजंस दी जाते। हमें याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर को जायदादों, समझ नहीं पा रहा, काजी फैजी साहब की अहलिया की जायदादों को इन्वेस्टिगेट करने का, इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, तो हुकूमत ने इसको अपनी बहुत ज़्यादा कामयाबी करार दिया था। लेकिन इसी तफसीली फैसले में एफबीआर को मिसेज ईसा की इंक्वायरी का हुक्म देना कहा गया है कि गलत है, ये कानून के मुताबिक नहीं था। तो क्या समझा जाए, अब हुकूमत के पास अगली ऑप्शन क्या है? लीगली इसको परसू करेंगे या समझे ये मामला खत्म हो गया? डॉक्टर साहब, देखिए बात ये होती है ना कि वो जो इंक्वायरी एक्चुअली नहीं थी, बल्कि वो जो खातून थी वो उन्होंने खुद और उनके वकला ने, फैज़ ईसा साहब के वकला ने ये पॉइंट लिया हुआ था कि जी आपने तो बेगम साहिबा को तो सुना ही नहीं, डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस कैसे फाइल कर दिया। हालांकि मेरी दानिश में ये बिल्कुल हो सकता है, ड्यू रिस्पेक्ट, ये जब उनकी तरफ से ये बात आ गई, अदलिया ने उनकी बात मानी और कहा कि एफबीआर आप इस पे इनकी इंक्वायरी करें, असेसमेंट ऑर्डर पास करें। और जब असेसमेंट ऑर्डर विद ड्यू रिस्पेक्ट उनके खिलाफ आ गया तो उन्होंने रिव्यू में ये कह दिया कि नहीं जी, आपने तो ये जो ऑर्डर पास किया था एफबीआर को भेजने का, यही गलत है। तो इसमें बड़ा इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। और वो जो दूसरी बात है, देखिए हर चीज़ का एक नैरेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ की प्रॉपर्टियाँ हैं, नवाज शरीफ की प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। मतलब ये कि नवाज शरीफ की प्रॉपर्टियाँ जो थीं वो उनके बच्चों के नाम की थीं। हाँ। तो वो क्योंकि पूरी प्रॉपर्टियाँ मौजूद हैं तो वो, और उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए ये नैरेटिव ऐसा है, ये केस की मेरिट ऐसी है, सेहत ऐसी है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये कह सकता है कि ये हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। बहरहाल हमारी क्यूरेटिव रिव्यू इसमें फाइल है, होता है ना, जिस पे इल्जाम होता है। जैसे नवाज शरीफ साहब पर भी यही इल्जाम था कि आप साबित करें भाई एवन फील्ड है, इतने महंगे अपार्टमेंट से आप मनी ट्रेल दे। वहां पे भी मनी ट्रेल का मसला था, यहाँ पे भी मनी ट्रेल का मसला है। मुमासलत है इन दोनों केसेस में? मेरे ख्याल में तो काफ़ी मुमासलत है। और बहरहाल जो आपका सवाल है इसमें क्यूरेटिव रिव्यू है। अब देखें आगे क्या होता है, किस तरफ गवर्नमेंट इसको परसू करती है, नहीं करती है, क्या इस सिचुएशन है, इसका फैसला मेरे ख्याल में क़ब्ल अज़ वक्त है, तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज़, ऐसे फैसलों के बाद क्या तासुर जाता है? अगर मैं इसी के बारे में आपसे पूछूं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या ये सवाल पैदा होंगे कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्योंकि जब शॉर्ट ऑर्डर आया था तो ये सवालात उठना शुरू हो गए थे कि क्या जजेस उनके ख़ानदानों, अहले खाना के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता? क्या इस डिटेल जजमेंट के बाद यही तासुर गया है?
देखिए मैं आपको बताऊं, एक चीज़ और आपको बताऊं बड़ी इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको कहा जाता है कि ये ऑफिस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट है। यानी ये किसी भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से, या कोई ब्यूरोक्रेट है, या फॉर एग्जांपल मैं सेनेटर हूँ, लॉ मिनिस्टर हूँ, या कोई भी हूँ, उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा मुकाम जो है इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है, क्योंकि ये पब्लिक ट्रस्ट है, इनके ऑफिसेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैं, ये ओथ लेते हैं। तो यही बहस हुई और यही मेरा आर्ग्यूमेंट था कि इस्लामी ममालिक में जहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एग्ज़ाम्पल है कि उनके जो बेटे थे उनके पास जो एक्स्ट्रा संजीय चीज़ थी, चादर थी या कपड़ा था, उन्होंने अपने जब वालिद को दिया तो किसी वहाँ कॉमन मैन ने सवाल उठा दिया, तो ना सिर्फ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी एक्सप्लेनेशन दिया, अपने बेटे का भी एक्सप्लेनेशन दिया। तो हमारे यहाँ, मैं तो खैर कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ कोई भी जज ये क्लेम कर ही नहीं सकता कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा उनका मुकाम है, नाउज़ुबिल्लाह। सेकेंडली हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी आप एग्ज़ाम्पल देखिए कि वो बाकायदा काजी के सामने अपीयर हुए और फैसला यहूदी के फेवर में कर दिया गया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। देखें ये इस्लामी माशरा है। तो यहाँ पे यही मेरा आर्ग्यूमेंट था कि ये पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, पाकिस्तान में इस्लामी ममालिक में ये डिवाइन ट्रस्ट है। तो ये तो हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी इतनी ताज़ीम और तकरीम है कि उनका स्टेटस इतना बड़ा है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो लिहाजा ये कहना कि कोई कानून ऐसा नहीं है, मतलब कि जितने बड़े ओहदे पर आप हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ आपको इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि बड़े एहतसाब के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जनाब ये सुप्रीम, जो आपने शाजिया साहिबा फरमाया है, ये सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 2-3 फैसले हैं, उसमें ये लिखा हुआ है द हायर द स्टेटस द हायर इज द ड्यूटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यस, ये है, ठीक, आपने खुद कह दिया। सही। तो इसलिए मुझे और ये अवाम का भी एक समझिए कि एक बस चले, जो बात आपने कर दी मैंने सवाल का जवाब दे दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बड़ा ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं जो फौजदारी निज़ाम कानून में इस्लाहात लाने का। ज़ाहिर है हमने जो अपनी होश में इस अदलिया का निज़ाम देखा है बहुत ही स्लो है। बहुत से ऐसे केसेस के फ़ैसले आते हैं कि लोग दुनिया से चले जाते हैं, बाद में लोगों की जो है ना वो केसेस के फ़ैसले आ रहे होते हैं। लेकिन अभी जो आप लोग ये काम कर रहे हैं, वकला बिरादरी आप लोगों से खुश क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि आपने ये जितने भी तरमीम, ये जो आप लोगों ने ड्राफ्ट बनाए, जो भी तजावीज़ आप लोग लेकर आए, तरमीम के पर काम किया, आपने किसी को एतमाद में नहीं लिया, आपने मुशावरत में नहीं किसी को शामिल किया। विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक्चुअली पहली बात तो ये है कि भून साहब मेरे दोस्त हैं, अच्छे आदमी हैं, और जो सेक्रेटरी साहब हैं जिन्होंने लेटर लिखा है वो भी अच्छे आदमी हैं, और उन पे बिल्कुल मैं बात नहीं कर रहा। दरअसल बात ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या पाकिस्तान बार काउंसिल है या दूसरे जो वकला की तंजीमें हैं, यह सियासत काफ़ी है। ऐसा मुमकिन है कि कोई ऐसा शख्स हो या ऐसे अशख़ास हों जो चाहते हों कि फ़रोग़ नसीम साहब उनका कोई काम ऐसा ना हो जिससे उनकी वाह हो, तो उन्होंने भून साहब से कह दिया हो कि ज़रा सा आप इस पे कोई एडवर्स कमेंट कर दें। तो उन्होंने, क्योंकि दोस्त मनश आदमी है और अच्छे आदमी है, मेरे तो बड़े दोस्त हैं, तो उन्होंने चलिए ऐसे ही कमेंट कर दिया। लेकिन सच ये है कि हमने बाकायदा खतूत लिखे, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, पाकिस्तान बार काउंसिल को, बल्कि पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस को और तमाम प्रोविंशियल बार काउंसिल्स को खतूत लिखे। इतने मोटे मोटे हमने सेट्स और थद्दे उनको भिजवाए क्रिमिनल रिफॉर्म्स के कि जी बताइए आपकी क्या कमेंट्स हैं, और किसी एक भी शख्स ने हमें उसका जवाब नहीं दिया और इतना भी नहीं बताया कि इसमें ये चीज़ सही है या गलत है। तो जो प्रिजम्पशन है कानून में वो ये है कि अगर मैं आपको एक ख़त लिखूं और आपसे एक चीज़ पूछूं कि बताइए इसमें आपके पास कोई अगर कमेंट है और आप ना करें तो इसका मतलब है यू आर सेटिस्फाइड। लेकिन उसके बावजूद हमने एक दोबारा उनको ख़त लिखा है, उनसे दोबारा इंगेज किया है, हमें बता दें क्या मतलब हमारा अगर ये अमेंडमेंट है कि 9 महीने में केस का फ़ैसला होना चाहिए,
और अगर नहीं होगा तो ट्रायल जज है वो बताए कि कहाँ प्रॉब्लम है, नहीं तो हाई कोर्ट उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करेगा, तो उसमें क्या गलत है। हम अगर ये कह दें कि इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए या 45 दिन में चालान जाए या FIR इस तरह रजिस्टर हो, तो उसमें क्या बुरी बात है। ये देखिए 1860 का कानून था PPC का, जो पीनल कोड था उस वक्त, तो इंडियन पीनल कोड था, और 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। उस वक्त वो अच्छे कवानीन थे, लेकिन उसको सारा इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जहाँ जहाँ ये था उन्होंने तो उसको हटा दिया। बिल्कुल सही। और इंडिया ने भी बड़े तरामीम इसमें किए। तो हम फॉर द फर्स्ट टाइम 75 साल की हिस्ट्री में जब अभी करने जा रहे हैं, तो बार एसोसिएशन हमारा साथ दें प्लीज, हमारा साथ। आप लोग जो इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ईमेल, फैक्स, इसको बतौर सबूत तस्लीम किया जा सकेगा, लेकिन रिसेंटली जो उस्मान मिर्ज़ा केस हुआ है, पूरी दुनिया ने वो वीडियोस देखी हैं, अदालत में भी पेश की गई है। फिर ऐसे केसेस में जब जिसके साथ वो जुल्म हुआ है वो उसको मानने से इनकार कर दे, कोई प्रेशर भी हो सकता है, कोई धमकी भी हो सकती है, तो ऐसे में फिर इन ऑडियोज़ की, इन वीडियोज़ की क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है फिर? बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। अब मैं किसी पेंडिंग केस पे कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन जनरली स्पीकिंग आपको बताऊं कि हमारा जो प्रपोज़ल है वो ये है कि कोई भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है और अगर उसकी ऑथेंटिसिटी डाउट में नहीं है, अब फोरेंसिक्स का हमने बड़ा इंपॉर्टेंट कानून यहाँ बनाया है, बड़े टॉप लेवल के फोरेंसिक्स फैसिलिटीज़ और गैजेटरी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो अगर फोरेंसिक्स ये तय कर दें कि जनाब ये एक वीडियो जाली नहीं है, टैम्पर्ड नहीं है, तो फिर अदालत को उसको एडमिसिबल करना पड़ेगा। उसको ये नहीं देखना पड़ेगा अदालत को कि जो मेकर ऑफ द वीडियो है, बनाने वाला, वो भी आए। हिट एंड रन में तो यही हुआ था, क्योंकि मेकर ऑफ द वीडियो जो था, क्योंकि वो नहीं आया था, तो इसलिए अक्विट कर दिया उसको। तो हमने ये कहा है कि मेकर ऑफ द वीडियो के आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो मंजर आम पे आ जाए और उसकी ऑथेंटिसिटी डाउट में नहीं है, तो बात ख़त्म हो जाती है, नहीं तो वो एडमिसिबल है। तो ये बहुत बड़ा, आप समझिए, देखिए दुनिया जहाँ में जो ये फोरेंसिक्स का इस्तेमाल किया गया है, उस वजह से क्राइम कम है, इस वजह से क्राइम कंट्रोल में है। हमारे यहाँ इसको अपोज प्लीज़ कोई नहीं करे, ये आपके लिए बन रहा है ताकि कोई क्राइम नहीं हो। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर कानून मिस्टर डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो पाकिस्तान का सफ़र नहीं कर सकते, जबकि दूसरी तरफ उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आती है जिसमें वो एक फैक्ट्री में प्रेजेंटेशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा एक शोर मचा हुआ है। हालांकि नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि ये वीडियो 4-5 महीने पुरानी है, जब वो एक दोस्त की फैक्ट्री में गए थे। नाज़रीन, इस वीडियो पर अपना मौक़िफ़ देते हुए वफाकी वज़ीर फ़ारूक हबीब ने ये सवाल उठाया है कि क्या मियाँ साहब की ऐसी रिपोर्ट लंदन में कहीं जमा कराई जा सकती है। क्या कहा उन्होंने, ये भी देखिए। अमेरिका का डॉक्टर आके बरतानिया में कैसे प्रैक्टिस कर सकता है कि NHS से वो रजिस्टर्ड है, और क्या यही जो ओपिनियन है ये बरतानिया के होम ऑफिस के अंदर भी नवाज शरीफ जमा करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर शाल ने तो ये कहा था कि आपने चहलकदमी करनी है। वो चहलकदमी की बजाय जो है वो 4-4, 5-5 घंटे का सफ़र उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर वो 5 घंटे के सफ़र करने के लिए फ़िट हैं तो वो एयर एम्बुलेंस के ऊपर पाकिस्तान आने के लिए भी फ़िट है। वजह जो भी है, ये तो तय हो गया कि नवाज शरीफ फ़िलहाल पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे हैं, लिहाजा हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस लेने के लिए शहबाज शरीफ के गिरद शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ बतौर ज़मानती अपने भाई की वापसी के लिए उनको ख़त लिखा है। तो शहबाज शरीफ ने जवाबी ख़त में लिखा कि आपके ख़त से सियासी तासुर मिल रहा है और हमारा मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। बात यह है कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे तो हुकूमत को भी यकीनन तनकीद करने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा ये दावा करते नज़र आते हैं कि नून लीग में फूट पड़ना शुरू हो गई है और लोग क़यादत के लिए आगे आना चाह रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये कहते हैं कि नून लीग के 15 अरकान उनसे राब्ते में हैं और अंदर से इमरान खान के साथ हैं। शेख साहब क्या फरमाते हैं, ये भी देख लीजिए। अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए
ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं, और अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, जब से नवाज शरीफ बाहर गए हैं हुकूमत इसे एक बहाना समझती है, इसे एक झूठ समझती है। अब जब से नई रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है, लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, तो हुकूमत इस चीज़ पर ज़्यादा तनकीद कर रही है कि एक तरफ आप बीमारी का बहाना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने कारोबारी मामलात देखने के लिए लंदन से बाहर दूर दूर जगहों पर जा रहे हैं। तो क्यों ये जवाब फराहम किया जा रहा है हुकूमत को तनकीद करने का? हुकूमत का मौक़िफ़ तो और दुरुस्त लगने लगता है कि अगर आप बीमार हैं तो आप अपना इलाज कराएं, बजाय कि इसके कारोबारी मामलात को जाके देखें। आप देखें, पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई भाग के या किसी और तरह से नहीं गए, वो बड़ी शान शौकत से गए हैं। उन्हें बाकायदा एयर एम्बुलेंस जो है वो लेने आई। उससे पहले गवर्नमेंट का काबीना का इजलास हुआ और पूरी काबीना ने जो है वो अपने अंगूठे लगा के उन्हें इजाज़त दी, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में उन्हें रिक्वेस्ट की कि हुजूर आपका यहाँ पे इलाज मुमकिन नहीं है, डॉक्टर्स की ये रिपोर्ट है तो आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं और जाके अपना इलाज करवाएं। उसके बाद काबीना ने साथ एक छोटी सी बात लगा दी कि जी ये एक स्टाम्प लिख दें। उसने वो उठा के उनके मुंह पे मारा काबीना के कि शर्म करो, ये मुझसे स्टाम्प वगैरह लिखवा रहे हो, कोई स्टाम्प वगैरह नहीं लिख के दूंगा। तो फिर वो पख जो लगाई थी वो भी हट गई। तो वो बड़ी शान व शौकत से, बड़े बाइज्जत तरीके से जो है वो यहाँ से गए हैं अपना इलाज करवाने के लिए। और वो जब ये समझेंगे कि मैं पूरी तरह से फ़िज़िकली फ़िट हूँ और उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो वो तशरीफ़ ले आएंगे, अपनी मर्ज़ी से वो तशरीफ़ लाएंगे। कोई इनकी तनकीद के ऊपर इनकी जो लेकिन राना साहब, इलाज तो तब मुकम्मल होगा ना कि जब वो कहीं दाखिल होंगे। पिछले 2 सालों में अपने इलाज के लिए किस अस्पताल में कहाँ पर दाखिल हुए, यही तो हुकूमत समझती है कि बताएं इन्हें बीमारी है क्या, बीमारी है भी या नहीं, या सिर्फ बहाना बनाकर वहाँ पर बैठे हैं। पिछले 2 सालों में किसी ने नहीं देखा कि वो किसी अस्पताल में अपने किसी इलाज के लिए एडमिट हुए हों। नहीं, बीमारी नहीं, अगर बीमारी का इनको नहीं पता था तो उन्होंने इजाज़त क्यों, किस बात की दी थी उनको? वो तो कहते हैं ना कि सब झूठे बहाना बनाकर झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर गए, रिपोर्ट से झूठी थी। झूठा था तो फिर इनको चाहिए कि अपने मुंह के ऊपर 5-7 थप्पड़ मारें अपने मुंह के ऊपर कि हमने झूठी रिपोर्टों के ऊपर जो है वो इतना बड़ा फैसला किया। इन्हें बल्कि जूता उतार के अपने सर पे जो है ना वो जूते मारने चाहिए। राना साहब, जो वीडियो सामने आई है नवाज शरीफ साहब की कि कारोबारी मामलात के लिए लंदन से बाहर वो गए, वीडियो कितनी पुरानी है, कब की है वो वीडियो? मेरा ख्याल है कि वो, अब मुझे कोई पर्सनली तो इल्म नहीं है, वो बता रहे हैं कुछ 6-7 माह की है, 6-7 माह पुरानी। हुसैन नवाज भी ये कह रहे हैं कि 4-5 महीने पुरानी की वीडियो। ये अगर बिल्कुल पर्सनल विजिट था उनका, डार साहब थे, हुसैन नवाज उनके साथ थे, नवाज शरीफ साहब थे, तो वीडियोस बनाकर इस तरह फिर इसको बाहर निकालना, लीक करना, ये कौन करता है फिर? नहीं देखें, नहीं ये कोई ऐसी कोई इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप इल्म में है कि मोबाइल जो है वो हर आदमी के हाथ में है। आप कहीं भी जाएं, किसी जगह पे भी जाएं तो वहाँ पे फौरी तौर पे जो वीडियो और सेल्फी जो है वो बन जाती है। तो वहाँ पे किसी बच्चे ने या किसी उनके बंदे ने बना ली होगी, वहाँ से इनके हाथ लग गई होगी। लेकिन इसमें कौन सी कोई एतराज़ वाली बात है? एक मरीज़ जो जिसे हार्ट का जो है वो आर्जा हो और फिर उसके बाद एक उम्र का तकाजा हो, तो एक ही जगह पे रह के बंदा वो चाहे जितनी मर्जी सहूलत हो, वो घर हो या हॉस्पिटल हो, तो उसमें माहौल जो है वो चेंज होना चाहिए। डॉक्टर्स खुद इस बात की को एडवाइज़ करते हैं कि ये इन्हें घुमाने फिराने के लिए लेके जाएं और ताकि इनका जो है वो एक नफ्सियाती जो एक दबाव होता है इंसान के ऊपर उसमें कमी आए। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये उनको करते रहना चाहिए कि महीने 10 दिन में उनको किसी न किसी जगह पे जो है वो उनको लेके जाना चाहिए ताकि उस माहौल से जो है वो मरीज़ की रिकवरी में फ़र्क पड़ता है और मरीज़ के
सेहतमंद होने में बड़ी ये चीज़ें मुआवन होती हैं। डॉक्टर खुद एडवाइस करते हैं। राणा साहब, जावेद लतीफ़ साहब 2 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में आए, वो कह रहे थे कि जिस तरह मुल्क के हालात हो चुके हैं वो मियाँ साहब तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है वो अपनी बीमारी की परवाह किए बगैर और इलाज किए बगैर ही वापस आ जाए, क्योंकि वो मुल्क को सही रास्ते पर गामजन होते हुए देखना चाहते हैं, मुल्क की समत को दुरुस्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं अब दिनों की बात नहीं है, ये महीनों की बात नहीं है, ये हफ्तों की बात है कि नवाज शरीफ कभी वापस आ सकते हैं। तो हमें तो जाहिर है फिर कन्फ्यूजन पैदा होगी ना कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रायोरिटी क्या है, अपनी सेहत, अपनी बीमारी का इलाज करवाना या हालात को देखकर पाकिस्तान इलाज के बगैर वापस आ जाना। देखिए, ये अपनी अपनी सोच हो सकती है। अगर जावेद लतीफ़ साहब ऐसा सोच रहे हैं तो उन्हें ऐसा सोचने का हक हासिल है, लेकिन जो पार्टी ने मियां नवाज शरीफ को एडवाइस किया है वो तो यही किया है कि आपकी सेहत जो है, आपकी ज़िंदगी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी चीज़ें तो फिर सारी बाद में है ना। मुल्क भी और आपकी फैमिली भी, आपका ख़ानदान भी, सब कुछ जो है वो चीज़ें बाद में आती है, पहले तो आपकी ज़िंदगी है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में भी हुक्म फरमाया है, हदीस नबवी भी है कि जान की हिफाजत बंदे को जो है वो करनी चाहिए, और जान की हिफाजत न करना और ख़ुद को खामखा जो है वो ख़तरे में या बीमारी में डालना जो है, ये हमारी शरीयत में, हमारे मज़हब में तो गुनाह है। राणा साहब, जो क्या सराही है, जाहिर है कि उन्होंने आना है, नहीं आना है, पार्टी में फूट पड़ रही है, उन्हें आना चाहिए, खुद मामलात को टेक ओवर करना चाहिए। जब हुकूमत ये कहती है कि आपके लोग उनसे राब्ते में, आप लोग कहते हैं कि उनके लोग आपसे राब्ते में हैं, तो पार्टी में जब आपस में इख्तलाफात की बातें भी मंजर आम पर आएंगी और लोगों में कन्फ्यूजन रहेगी कि पता नहीं लीडर साहब ने पाकिस्तान अपने मुल्क में आना या नहीं आना, तो क्या सियासी तौर पर पार्टी को इसका नुकसान नहीं होता? देखें, पार्टी लीडर जो है ना वो पार्टी के इतना करीब है कि अगर मैं अगले 5 मिनट में चाहूँ कि मैंने किसी मामले पे उनसे कोई एडवाइस लेनी है तो वो 4 मिनट में मुझे अवेलेबल होंगे। अच्छा। और वो इतना टाइम देते हैं कि पार्टी के छोटे छोटे मसले जो हैं उनके ऊपर भी वो एडवाइस भी देते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं, दिलचस्पी भी लेते हैं। और वो पार्टी को मैं समझता हूँ कि जब वो पाकिस्तान में थे उस वक्त भी इतना टाइम नहीं दे पाते थे जितना वो टाइम अब देते हैं। और जेल में तो खैर मतलब क्या पार्टी को टाइम तो दे रहे हैं? लंदन में बैठकर सियासी मामलात खूब अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, आप लोग मीटिंग्स चेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो देख रहे हैं और मुल्क के हालात को भी जो है वो देख रहे हैं, और इसमें जो पार्टी का किरदार है उसको भी जो है वो देख रहे हैं। तो जितना उनके पास टाइम मिलता है, क्योंकि वहाँ पे अपनी सेहत का ख्याल रखने के अलावा और उन्हें कोई मसरूफियत नहीं है, तो जितना टाइम उनको मिल जाता है तो इसलिए वो पार्टी में पूरी तरह से पार्टी को अवेलेबल है। और इसका एक और मतलब है ना कि अल्लाह का शुक्र है उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं कि पार्टी मामलात को देख भी रहे हैं, वहाँ बैठ के चला भी रहे हैं, मीटिंग्स भी चेयर कर रहे हैं। शुक्र है उन्हें कोई ऐसी फिर बीमारी नहीं है कि वो बिल्कुल ही उठ नहीं सकते और पार्टी मामलात की तरफ ध्यान नहीं है उनका। नहीं, अल्लाह के देखे ना, अल्लाह के फजल से वो यानी ज़हनी तौर पे पूरी तरह से सेहतमंद है। अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे, उनको कोई ऐसा अर्जा लाहक नहीं है कि वो अपना जो है वो अपनी सोच, अपनी फ़िक्र में जो है वो किसी किस्म का खलल महसूस करते हो। हाँ ठीक है, हार्ट का पेशेंट आपके इल्म में ही है कि हार्ट का पेशेंट जो है वो उसे थोड़ा एंजाइटी से बचना चाहिए, थोड़ा जो है वो क्योंकि वो टीवी वगैरह जो है वो नहीं देखते हालात का जो है वो पार्टी के लोगों से, क्योंकि टीवी के ऊपर आपको पता ही है किस किस्म के घटिया लोग आके जो है वो हर वक्त वहाँ पे हर्जा सरा होते हैं। तो इन चीज़ों से उनको डॉक्टर ने कहा है कि आप थोड़ा दूर रहें, तो उनसे वो दूर रहते हैं। जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर तो उनको पूरी तरह से जो है वो पूरा अमल दखल है। टीवी चैनल्स पे तो तमाम पार्टीज़ के लोग आते हैं, पता नहीं आपका किसकी तरफ इशारा है राणा साहब। राणा साहब, शेख साहब का ये दावा कि आपकी तरफ से 25 लोग उनसे राब्ते में हैं, फिर शायद खाकान अब्बासी का ये कहना है कि उनके हुकूमत के 22 लोग राब्ते में हैं, इनमें कोई सच्चाई भी है या सिर्फ एक दूसरे को टफ टाइम देने के लिए या पार्टीज़ में कन्फ्यूजन फैलाने के लिए दोनों तरफ से ये बातें हो रही हैं? नहीं, हमारे साथ तो इनके लोग हैं, वो हमारे टिकट मांगते हैं। हम तो इसको कह रहे हैं ये सीधा टल्ली हमारे टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने को तैयार हो जाएगा। आपको पता ही है कि इसकी अपनी औकात क्या है। अपनी इसकी औकात ये है कि आज तक ये अपने वोटों से कभी कामयाब नहीं हुआ वहाँ से,
कभी इमरान खान के वोटों से कामयाब हुआ, कभी मियां नवाज शरीफ के वोटों पे। मैंने खुद इस आदमी को देखा जब मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से वापस आए थे, तो उस वक्त नवाए वक्त के थे वो ख्वाजा फर्रख, वो गवाह हैं इस बात के, अभी वो हयात हैं, अल्लाह उनको हयाती दे। और जो मजीद निज़ामी साहब थे वो इनके सफारशी थे। राना साहब, अदम एतमाद का बड़ा शोर मचाती है ऑपोजिशन, लेकिन अदम एतमाद आप कैसे इसको कामयाब करेंगे अगर आप लोग लाना भी चाहते हैं? जिस हाउस में ऑपोजिशन की अक्सरियत है वहाँ से कामयाब हो नहीं सके। स्टेट बैंक तरमीमी बिल आसानी से वहाँ से मंजूर हो गया। जिस दिन वहाँ सेनेट में पेश हुआ गिलानी साहब नहीं थे, जिस दिन कौमी असम्बली में पेश हुआ वहाँ पर शहबाज शरीफ नहीं थे। तो ये क्या वाकई बिल्कुल गिलानी साहब की ही गलती है ऑपोजिशन की? इसमें प्लानिंग क्या थी, क्यों कामयाब नहीं हो पाए इस पर ऑपोजिशन? नहीं, देखें, अदम एतमाद जो है वो पीपल्स पार्टी ज़्यादा उसके ऊपर जोर देती है, और हम अदम एतमाद के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम अदम एतमाद के बिल्कुल हक़ में हैं। और हम पीपल्स पार्टी से वही बात कहते हैं जो अब आपने अपने क्वेश्चन में पुट की है कि भाई पहले अपनी अक्सरियत को तो इंश्योर कर ले। कौमी में तो हमारे पास अक्सरियत नहीं है, नंबर नहीं है, फ़र्क बहुत थोड़ा है, फ़र्क 5-7 वोटों का है, लेकिन बहरहाल फ़र्क तो 1 वोट का भी होता है। बिल्कुल। तो आप इसको इंश्योर कर लें, कौमी असम्बली में हमारा नंबर नहीं है, अगर हमारा नंबर हो तो फिर हमारी गवर्नमेंट हो। जहाँ तक सेनेट है तो सेनेट में 1-2 नंबरों का फ़र्क है। ये जो हमें अक्सरियत की बात की जा रही है वो वही बात है। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब जब ये कहते हैं कि लोगों का 22-25 लोग राब्ते में, फिर नंबर्स तो पूरे हो जाने चाहिए, फिर आप लोग ये भी कहते हैं कि इत्तेहादी भी राब्ते में है। सुन ले, राब्ते में है। शहाद खान अब्बासी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उनका भी राब्ता है, मेरा राब्ता है। उनका तल्लुक सबका पंजाब से ही है, ज़्यादातर सिर्फ कराची से एक आदमी है या KPK से एक आदमी है, 1 या 2, बाकी सारे पंजाब से है। मेरा उनसे राब्ता है, लेकिन मामला है कि ये वो टिकट मांग रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे साथ पक्की बात करें बैठ के, आप हमें टिकट देंगे। तो फिर इतना आसान तो नहीं है टिकट देना। वो हमारे जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, हम उनको वहाँ के समुद्र में फेंक दें जाके, उनका क्या करें हम? तो हमारे लिए ये बड़ी मुश्किलात हैं। हम इस तरह से किसी बंदे के साथ हम गलत वादा करना नहीं चाहते। सही। जिसके साथ वादा करेंगे इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। लेकिन हमारे आगे जो है वो काफ़ी मुश्किलात हैं, और इसमें मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो खुद इस बात को, उनके साथ बात होती रहती है, वो खुद इस बात को बड़ा। अच्छा राना साहब, 23 मार्च का महंगाई मार्च जो आप लोग करने जा रहे हैं, इसकी क्या अहमियत है? पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को निकल रही है, आप लोग 23 मार्च को निकल रहे हैं, कोई अहमियत भी है, कोई सिग्निफिकेंस भी है इस मार्च की? इसकी बड़ी अहमियत है। आप देखें ना, 23 मार्च अभी 1.5 महीना दूर है। सीधा टली सुबह रोज 10 बजे लगा होता है 23 मार्च के ऊपर। अभी आप देखेंगे कि चंद दिनों तक ये सारे पागल हो जाएंगे पूरी गवर्नमेंट, और ये 23 मार्च के ऊपर जो है सुबह शाम या और कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ 23 मार्च का काम करेंगे। जब 23 मार्च गुजर जाएगी तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर 1 मई का मार्च रख देंगे, फिर 14 अगस्त का रख देंगे। यानी अब इसी तरह से जो है ना, तो फिर तो शेख साहब वाली वो बात सही साबित हुई ना। वो सही फिर कहते हैं कि हल्की फुल्की मौसीकी ऐसी चलती रहेगी। नहीं, अब ये पक्का राग होगा, हल्की फुल्की मौसीकी नहीं होगी, ये पक्का राग अब होगा। अब ये आखिरी साल जो है ना, आखिरी साल में हल्की फुल्की मौसीकी पहले चलती रहती है, आखिरी साल में पक्का राग होता है। अच्छा। ये बिल्कुल शेख साहब को ऐसी ठुमरी सुनाएंगे कि शेख साहब जो है ना, ये इनके कानों के पर्दे फट जाएंगे। सही। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी को बाकायदा दावत देंगे कि आप लोगों के साथ भी वो 23 मार्च में आपके महंगाई मार्च में शामिल हों? नहीं, पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। वो तो 27 फरवरी को अपना एहतजाज कर रहे हैं ना। देखिए, 27 को वो शुरू करेंगे कराची से, करते कराते वो 10, 11, 12 मार्च तक जो है वो इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे। उतनी देर में हमारा भी जो है वो आगाज़ हो चुका होगा, और हम भी उनके पीछे ही पहुंच जाएंगे। वहाँ पे कोई 5-7 दिन वो इनको एंगेज करेंगे, फिर उसके बाद जाके हम इनको एंगेज करेंगे। तो ये इनको पागल बनाएंगे, कोई 8-10 दिन इनका बुरा हाल करेंगे, तो उसके बाद फिर रोजे राजे रखें, ईद मनाएं, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करेंगे। 126 दिनों के धरनों में हुआ था आप लोगों के साथ। जी बिल्कुल। देखे मैं तो कभी नहीं इस बात को भूलता। मैं तो अपनी पार्टी मीटिंग में कहता हूँ कि जब आप कोई इवेंट अनाउंस कर देते हैं ना, तो गवर्नमेंट फिर और कोई काम नहीं करती, उस इवेंट को ही मैनेज करती है। ये 126 दिन जो ये वहाँ पे बैठे रहे हैं,
उससे कुछ हो सका नहीं हो सका, लेकिन 126 दिन गवर्नमेंट ने काम कोई नहीं किया। तो आपने भी नहीं करने देना काम, जो है वो तो मतलब ये काम कोई आपने भी नहीं करने देना, फिर आप लोगों ने कहना इन्होंने किया क्या है? नहीं, काम करने का वक्त गुजर गया जी, काम करने का वक्त गुजर गया। जो ये 4 साल थे ये इनके काम करने का वक्त था, उसको इन्होंने ज़ाया किया। बाकी जो ये ज़हमत मुल्क पे मुसल्लत हुई है, ये जिन्होंने किया वो बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमें माहिरा मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने, 350 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने और सब्सिडीज़ ख़त्म करने, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने और फिर मिनी बजट पेश करने के बाद आखिरकार IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज़ की छठी किस्त की मंजूरी दे दी है। लिहाजा पाकिस्तान को $1 अरब अब मिल जाएंगे और कर्ज़ मिलने की इस कामयाबी को वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी समेत हुकूमती जो वज़रा हैं सोशल मीडिया पर बड़ी खुशियां मना रहे हैं, इसे कामयाबी करार दे रहे हैं। कर्ज की छठी किस्त मिलने पर शौकत तरीन ने कहा है कि IMF की किस्त मंजूर करना पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। क्या कहा वज़ीर ख़जाना ने, ज़रा देखिए। IMF ने हमारी 6 ट्रांच जो अप्रूव किया है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही खुश आइंद चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब है कि IMF जो हमारी जो इस वक्त इकनॉमिक स्ट्रेटजी है उससे एग्री करती है और इंशाल्लाह ये जो अप्रूवल आई है इससे हमारी इकॉनमी में एक स्टेबिलिटी आएगी। बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद, उनकी मानने के बाद हम जो है वो $1 अरब की किस्त लेने में कामयाब हुए हैं, लेकिन इसे एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर मुझे बात करनी है। माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, $1 अरब तो मिल गए, हमें भी पता है, आपको भी पता है कितनी जद्दोजहद की गई, क्या क्या कुछ उनके कहने पे किया गया। इवन के हमारे जो वज़ीर ख़जाना है उनको ये कहना पड़ा कि इस बार IMF की जो सख्त शराइत हैं ये अमेरिका के दबाव की वजह से। इसका भी एक बैकग्राउंड है जिसमें अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी की ज़िंदगी पर इन $1 अरब का क्या इफेक्ट आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, सबसे पहली चीज़ ये सुन लें कि समझ लें कि जब भी कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम में जाता है तो उसमें उस मुल्क के अवाम के लिए कोई खैर नहीं होती है, कोई खैर नहीं होती है। तो ये सवाल ही गलत है कि जी इस 1 बिलियन से फ़ायदा क्या होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि बकौल स्टेट बैंक के गवर्नर के रिजर्व बढ़ जाएगा $1 बिलियन। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं जिस पे कोई तवज्जो नहीं है हुकूमत की, तो ये तो 2 नफलों की मार भी नहीं होगी उनके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट है इसका कोई ताल्लुक रिजर्व से नहीं है। इकोनॉमिक्स के उसूल बताते हैं कि जब आपका रिजर्व बढ़ रहा हो तो एक्सचेंज रेट कभी डिप्रिशिएट नहीं करता है। हमारे यहाँ होता रहा, जब 152 रुपया 30 पैसा हमारा एक्सचेंज रेट था तो उस दिन हमारा रिजर्व 17.77 बिलियन डॉलर था। मैं ये स्टेट बैंक के रिजर्व की बात कर रहा हूँ। और जब 176 पे पहुंचा तो उस वक्त रिजर्व हमारा $20 बिलियन के करीब था। कैसी इकोनॉमिक्स है भाई कि रिजर्व भी बढ़ रहा है और एक्सचेंज रेट भी डिवैल्यू हो रहा है। तो जितने भी हमने करेंसी की डिवैल्यूएशन की है वो IMF के प्रायर एक्शंस का हिस्सा था, हमने करना था, तो जो हमने किया। तो स्टेट बैंक तरमीमी बिल का मंजूर होना ये भी प्रायर एक्शंस ही थे। उधर से हमारा ये बिल मंजूर होता है सेनेट से, उधर हमें $1 अरब मिल जाता है। डॉक्टर साहब देखें कितने हमने इस 1 बिलियन की खातिर, ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन $1 बिलियन होगा। हमने कायद के जो उसूल थे, कायद के जो फरमान थे, उसका सौदा कर दिया। कायद आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर जो उनकी ओपनिंग स्पीच है और उनका जो ओपनिंग सेंटेंस है
कि the establishment of State Bank of Pakistan symbolizes the economic sovereignty of the country in financial sphere. तो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का भी सौदा कर दिया, कायदे आज़म के फरमान को भी भुला दिया। तो आप सोचिए कि जो कौम अपने फादर ऑफ द नेशन को के फरमान को भुला दे तो कितना महंगा होगा ये $1 बिलियन। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, किसानों के लिए खाद नहीं है, सनतकारों के लिए गैस नहीं है, लोगों के लिए सस्ती चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कर्ज पे कर्ज हम लिए जा रहे हैं। अब रशिया और चाइना से भी कर्ज लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं, IMF का हमें मिल गया है, सऊदीया से भी पिछले दिनों हमने पैसे लिए। ये पैसे जा कर रहे हैं सिर्फ कर्ज उतारने पर? नहीं, ये पैसे जो जा रहे हैं ये जो हमारे मुल्क के जो एलीट तबका है या अमीर तबका है, इनके इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर रहा है। जिस मुल्क के जेब में पैसे ना हो वहाँ पर 8 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, वो डॉलर हम दे रहे हैं मांग कर। जिस मुल्क के पास पैसे ना हो उस मुल्क के उम्रा के घरों में जो कुत्ते और बिल्लियाँ हैं उनके शैम्पू और उनके खाने भी हम बाहर से देते हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, और ये डॉलर हम मांग कर दुनिया से उनको दिए जा रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैं थक गया हूँ बोल बोल करके, यार खुदा के वास्ते इस किस्म के अननेसेसरी इंपोर्ट को कम से कम 2 साल रोको। लेकिन सुनने वाला नहीं है। लेकिन ड्यूटीज बढ़ाना इसका हल नहीं है। जब टैक्सेस में इजाफा हुआ है, गाड़ियों के टैक्सेस में ड्यूटीज बढ़े हैं ना, ये तो बस क्या कहा जाए, ये आटे में नमक के बराबर है। मैं इससे पहले कभी आपको एग्जांपल दे दूं कि हमने कोई 524 आइटम पे 100% कैश मार्जिन लगाया। अब आप लोगों के इंटेंशन तो देखें ना कि क्या वो वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तान के इंपोर्ट को कर्व करना है। मेरा नहीं ख्याल है ऐसी चीज़ है। 524 आइटम पे हमने 100% कैश मार्जिन लगाया, जिसकी कुल मालियत 524 आइटम की एक $1.6 बिलियन थी। और अगर अभी आप गंदम भी इंपोर्ट करेंगे जो एक बज़ाहिर लग रहा है कि बहरान पैदा होने जा रहा है, तो आपने ज़ाहिर है पैसों में तो नहीं खरीदनी है ना, उसके लिए भी तो आपको डॉलर चाहिए ना, तो कैसे आपका रुपया ना गिरे और डॉलर ऊपर ना जाए? फिर मैं आपको बता रहा हूँ, रुपया गवर्नर स्टेट बैंक उस वक्त नीचे लेके जाएगा जो IMF की तरफ से इशारा होगा। अब हमारा गवर्नर जो है ये डायरेक्टली विल बी रिपोर्टिंग टू एन इंडियन लेडी जो इस वक्त हमारी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो हम जैसे मुल्कों को वो हैंडल करती है। वो उसको रिपोर्ट करेगा, वो कहेगी कि करना कराओ, या अपने स्टाफ के जरिए से जो पाकिस्तान को डील कर रहा है उसकी तरफ से इशारा आएगा, गवर्नर करेगा ये काम। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बेचारा देखता रह जाएगा। अब फाइनेंस मिनिस्टर जो है बहुत कमजोर हो गया है। सही। इसके जो एग्जांपल दे दूं, अगर फाइनेंस मिनिस्टर को कहता कि जी हमने टैक्स के रेवेन्यू हमने बढ़ाने हैं, 300 बिलियन के और एडिशनल मैं टैक्स लगाऊंगा इस बजट में, ठीक है, ताकि रेवेन्यू बढ़े, हमारा खसारा कम हो। गवर्नर ने 1.5% के करीब डिस्काउंट रेट बढ़ाना है, सिर्फ 1.5%। 300 बिलियन वहीं साफ हो जाएगा, क्योंकि 1% डिस्काउंट रेट जब बढ़ता है स्टेट बैंक का, 200 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता है। इंटरेस्ट पेमेंट में बिल्कुल बिल्कुल। शौकत तरीन साहब को सोचना चाहिए। मुझे वाकई मतलब दुख है कि वो क्या अब कर सकेंगे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। उनके हाथ पैर भी बांध दिए गए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे माशात डॉक्टर इशफाक हसन साहब। मेरे नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।